अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है वो पढ़ रहे थे। जो चैप्टर था आपका, चैप्टर नेम था पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। हम लोग जो है उसमें पीरियोडिक टेबल किस तरह से बना, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आई और उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने तक उसमें जो ग्रुप्स, पीरियड्स, फैमिलीज एंड बेटा उसके साथ साथ ब्लॉक्स को डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो मजीद नेक्स्ट लेक्चर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें एक्चुअली हम देखना चाह रहे हैं कि जो पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्या क्या पीरियोडिसिटी हमें जो है वो देखने में मिलती है। तो एक्चुअली आज हम पीरियोडिसिटी जो है वो प्रॉपर्टीज़ में देखने जा रहे हैं। तो वो है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। क्या है हमारे पास आज का टॉपिक? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी बेटा किसको बोलते हैं? रेपिटेशन इन दी प्रॉपर्टीज का, खसूसियात का बार बार जो है वो दोहराना खुद को, वो क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी कहलाता है। तो आज जो हम पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिसिटी देखने जा रहे हैं, और पीरियोडिसिटी किस चीज में देखने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज में देखने जा रहे हैं। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का खुद को रिपीट करना, ये चीज जो है हम देखने जा रहे हैं। तो बेटा पीरियोडिसिटी में सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो है हमारे पास एटम का साइज एंड एटम का रेडियस। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं सबसे पहले एटम के साइज के बारे में। एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग जो है काफी दफा ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि एटम एक्चुअली बहुत छोटे साइज का होता है। उसके छोटे होने का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे एक डॉट लगाते हो, इस डॉट में कहा जाता है ऑलमोस्ट 20 मिलियंस जो हैं 20 मिलियन एटम पाए जाते हैं। यानी आप इसको जो है 20 मिलियन टाइम्स डिवाइड करेंगे तो जो सबसे छोटे वाला आपके पास पार्टिकल आएगा उसमें वो क्या कहलाएगा? वो आपके पास एटम कहलाएगा। इसका मतलब एटम का साइज बहुत छोटा है, क्योंकि अब आप अगर इसको 1000 टाइम भी डिवाइड करते हैं तो ये तो बहुत छोटा सा कोई चीज रह जाएगी जो इसको आप देख भी नहीं सकते। तो यहाँ पे कहा गया इसको 20 मिलियन टाइम हमने डिवाइड करना है। तो इसका मतलब एटम का जो है वो साइज बहुत ही छोटा है। इतना छोटा है कि हम उसकी बाउंड्रीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक्चुअली एक एटम है उसके इर्द गिर्द बाउंड्री क्या होगी, उसकी लिमिटेशन क्या होगी। अगर एक एटम का स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो कहाँ पे एंड होगा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट्स हम एटम के साइज के बारे में जब बात करते हैं तो हम कहते हैं एटम हैज नो डेफिनेट बाउंड्रीज। नो डेफिनेट बाउंड्रीज। एटम की कोई जो है खास महदूद बाउंड्रीज नहीं होती। उसकी लिमिटेशंस जो है, उसकी बाउंड्री जो है उसकी, हम ये नहीं बोल सकते कि एटम का साइज यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे हमारे पास एंड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास इसकी डेफिनेट बाउंड्रीज ही नहीं है तो हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डेफिनेटली नहीं बता सकते कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ साइंटिस्ट ने इस बात पे इत्तेफाक किया कि हमारे पास एटम जो है वो ऑलमोस्ट जो उसकी शेप है वो स्फीयर शेप के साथ मिलती जुलती नजर आती है। तो सारे जितने भी केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपस में जो है इस बात पे इत्तेफाक किया कि हम क्या कहते हैं कि एटम जो है उसकी शेप जो है वो कैसी होती है। हमारे पास एटम की शेप जो है स्फीयर शेप होती है। एटम हैज स्फेरिकल शेप या स्फीयर शेप। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से आइडिया हुआ कि एटम का साइज बहुत छोटा है, इतना ज्यादा छोटा है कि हम उसकी बाउंड्रीज को नहीं देख सकते। देन उसके बाद स्टूडेंट हमें यहाँ से ये आइडिया होता है कि साइंटिस्ट जितने भी थे उन सब ने आपस में इस बात पे इत्तेफाक किया कि एटम की जो शेप होती है वो कैसी होती है? वो स्फेरिकल शेप होती है। स्फीयर शेप में एटम जो है वो हमारे पास पाया जाता है। अब एटम के साइज के बारे में तो बात हो गई कि एटम बहुत छोटे साइज का है। उसके बाद आ गई बात एटम के रेडियस के ऊपर। तो स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा जब भी बात रेडियस की जाती है तो रेडियस हमेशा किसका होता है? एक सर्कल का रेडियस होता है। हम रेडियस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आपके पास सर्कल में इस बाउंड्री से लेके दूसरी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है
वो आपके पास डायामीटर कहलाता है। लेकिन जब आप इस डायामीटर को हाफ करते हो तो हाफ करने के बाद d/2 जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ये कह चुके हैं कि एटम की शेप जो है वो आपके पास स्फीयर होती है, तो स्फीयर शेप की वजह से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कहते हैं कि हम एटम का रेडियस जो है वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्फेरिकल शेप है। लेकिन बेटा अब ये बात यहाँ पे ये आ जाती है कि एटम का तो साइज ही बहुत छोटा है, इतना छोटा साइज है कि हम उसको एग्जैक्टली देख भी नहीं सकते, हम उसकी बाउंड्रीज को भी नहीं बता सकते, तो हम उसकी जो है वो रेडियस को किस तरह से डिस्कस करते हैं। तो बेटा जब हम किसी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते होते तो हम वहां पे उसका एवरेज निकालते हैं। अब एवरेज कैसे निकाला जाता है, सपोज स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक क्लास है, क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका 50 मार्क्स का जो है पेपर हुआ है, 50 में से किसी स्टूडेंट के 48 मार्क्स हैं, किसी के 45 हैं, 43 हैं, 42 हैं, 40 हैं, या फिर उसके बाद 39, 35 तक जो है मार्क्स आ जाते हैं। अब आपने उस क्लास का एवरेज निकाला है, जितने जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, सपोज टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो 15 थी, तो आपने सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 40, 45, 46, 47, 48, 35, 39 मार्क्स हैं, आपने सारे मार्क्स को लिखने के बाद 15 पे डिवाइड करना है, आपके पास एवरेज आ जाएगा। या इसका सिंपल एग्जांपल आपको इस तरह से देती हूँ, सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, 5 है, 6 है, 7 है, और इसके अलावा आपके पास जो है वो 4 आ जाता है। तो 6, 5 आपके पास 11, 11 और 7 18, 18 प्लस 4 कितना आ जाता है 22। अब आपने इसका एवरेज निकालना है, आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी है 1 2 3 4 वैल्यूज, आप इसको 4 पे डिवाइड करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे भी जब हमें एटम के एग्जैक्ट शेप के बारे में नहीं पता, तो यहाँ पे हम एटम का साइज फाइंड करने के लिए, एटम का रेडियस फाइंड करने के लिए हम दो एटम जो है वो कोलेक्टिवली लेते हैं, हम दो एटम्स को लेते हैं। वो दो एटम जब लिए जाते हैं बेटा, वो दो एटम आप इस तरह से लेते हो, एक एटम का रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है और एक एटम का रेडियस जो है वो यहाँ से यहाँ तक होता है। जब दोनों रेडियस को मिलाया जाएगा, एक रेडियस इसका हो गया, एक रेडियस इसका होगा, तो जब दो रेडियस आते हैं, दोनों रेडियस को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, डायमीटर हो गया। तो जब आप इन दोनों डायमीटर का हाफ करेंगे बेटा, वो आपके पास क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। यानी इन सिंपल वर्ड्स कहा जाए बेटा, वही वहां पे आपके पास 2r है वो क्या होता है, डायमीटर। एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो गया, आपके पास क्या बन गया, दोनों रेडियस को मिलाया तो आपके पास डायमीटर बन गया। उस डायमीटर को जब आप हाफ करते हो तो आपके पास क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। और जब दो एटम को कलेक्टिवली मिला के उनका रेडियस बताया जाता है, तो वो रेडियस ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ठीक वैल्यू होती है। इसी की वजह से हम बजाय किसी एक एटम का रेडियस बताने के, हम दो एटम को कलेक्टिवली जोड़ने के बाद हम उनका एवरेज निकाल के कहते हैं कि इसका रेडियस इतना आएगा। अब इसकी डेफिनेशन बेटा हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है, half of the distance between the two bounded atoms, दो बाउंडेड एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हाफ निकालने के बाद जो वैल्यू आपके पास आती है इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या बेटा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बाउंडेड एटम्स, दो जो आपके पास बाउंडेड एटम है उनका जो डिस्टेंस है, उसके डिस्टेंस का हाफ करने से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, वो आपके पास एटॉमिक रेडियस कहलाती है। इसके बाद बेटा आ जाता है कि आपके पास एटॉमिक रेडियस के एग्जांपल हम किस तरह से दे सकते हैं। उसकी एग्जांपल बेटा आप इस तरह से कर सकते हो, आपके पास सपोज करें कि दो एटम कार्बन के एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, एक का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक और दूसरे का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, दोनों का कलेक्टिवली जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है बेटा, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि वो आपके पास ऑलमोस्ट जो है कंसीडर करके हम लिख लेते हैं कि वो आपके पास 177 या कुछ इस तरह से, या 154 जो है सपोज करें 154 आ रहा है आपके पास, 154 पिकोमीटर। अब आपने क्या करना है, आपके इसका हाफ करना है। जब आप इसका हाफ करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 77। तो यहाँ पे इसका मतलब कि ये कार्बन का एटम एक था, ये कार्बन का एटम एक था।
जब इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बेटा आपके पास 154 बन रहा था। आपने जब 154 को हाफ किया तो आपके पास 77 आ गया। तो इसका मतलब कार्बन के एक एटम का जो एटॉमिक रेडियस आता है वो कितना आता है, 77 आता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास कार्बन का एक एटम है, इसका जो एटॉमिक रेडियस आएगा वो कितना आएगा, 77 पिकोमीटर आएगा। इसका मतलब आप एटॉमिक रेडियस को किस यूनिट में डिनोट कर सकते हो, इसके जो यूनिट्स होते हैं आपके पास बेटा वो यूनिट्स होते हैं आपके पास पिकोमीटर। ठीक है बेटा, तो ये थी डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हमने एग्जांपल की, एग्जांपल में हमने जो है वो ये जो है कार्बन के एग्जांपल की। उसके बाद बेटा हम आ जाते हैं इसके ट्रेंड की तरफ। ट्रेंड में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो है ट्रेंड, हम हमेशा जब भी देखते हैं हम पीरियड्स और ग्रुप्स दोनों में ट्रेंड देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम ट्रेंड्स देखेंगे इन ग्रुप्स। तो ग्रुप की किसी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बेटा आपके पास लिथियम है 3 है, लिथियम के बाद सोडियम 11 है, उसके बाद पोटाशियम आपके पास 19 है। हम यहाँ तक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1। उसके बाद बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s जो है आपके पास 1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ शेल आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और इसके बाद थर्ड और फोर्थ। यानी अगर आप इसका जो स्ट्रक्चर ड्रा करते हो इसमें आपके पास आ रहे हैं बेटा 2 शेल। ये फर्स्ट वाला शेल हो गया, ये सेकंड वाला शेल हो गया। सेकंड वाले में देखें अगर आपके पास फर्स्ट शेल ये, सेकंड ये और उसके बाद थर्ड शेल आपके पास ये आ जाता है। उसके बाद अगर आप पोटाशियम को देखें, ये आपके पास लिथियम है, ये आपके पास सोडियम है, और पोटाशियम को देखें तो आपके पास फर्स्ट शेल ये आ गया बेटा, सेकंड ये आ गया, थर्ड वाला ये है और फोर्थ वाला शेल आपके पास ये आ गया। अगर वैसे भी बेटा यहाँ से देखा जाए बजाय अभी किसी भी फैक्टर को डिस्कस किए हुए, तो आपको नजर आ रहा होगा ये सर्कल छोटा है, छोटे सर्कल का रेडियस छोटा होगा, बड़ा सर्कल है उसका रेडियस मजीद बढ़ जाएगा, उससे बड़ा सर्कल है उसका रेडियस और मजीद बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि आपके पास लिथियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, देन आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, देन बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड वाले शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और देन आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा यहाँ से एक चीज आपको नजर आ रही है कि ग्रुप्स में जब हम मूव करते हैं आपके पास क्या चीज जो है वो इंक्रीज होती है, एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ता है। आपको नजर आ रहा होगा सबसे पहले एटॉमिक नंबर 3 है, देन 11 है, देन 19 है। तो आप सबसे पहला फैक्टर क्या है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। अब एटॉमिक नंबर बेटा आपके पास इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद सेकंड फैक्टर जो होगा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ आपके पास नंबर ऑफ शेल्स जो हैं उनका भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप कहेंगे आपके पास नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब आपके पास एटम का साइज भी बेटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपको नजर भी आ रहा होगा एटॉमिक साइज इंक्रीज। अब बेटा एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ, अब एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे जो मेजर फैक्टर इफेक्ट कर रहा है वो ये है कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे शेल का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है आपके पास न्यूक्लियस की अट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। अब चार्ज जो है वो कम होता जा रहा है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है बाहर वाले की ज्यादा ग्रिप नहीं रख सकता। न्यूक्लियस से जब देखें सपोज करें कोई चीज है वो यहाँ पे मेरे पास है, मैं उसको बहुत मजबूती से पकड़ सकती हूँ और अगर मेरी ग्रिप उसमें मजबूत है मैं उसको खींच के अपनी तरफ भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर कोई चीज जो है वो मुझसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, पहले तो मैं उसको बहुत मुश्किल से पकड़ूंगी और दूसरे नंबर पे मेरी ग्रिप ज्यादा वहां पे स्ट्रांग नहीं होगी जिसकी वजह से वो मुझसे जो है वो दूर भी हट सकता है। सेम यहाँ पे जब न्यूक्लियस की ग्रिप नहीं रहती, डिस्टेंस बढ़ जाता है तो बाहर वाले शेल बाहर की तरफ मजीद मूव करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती है एटम का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और जैसे ही साइज बढ़ेगा साइज के बढ़ने की वजह से बेटा आपके पास डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। किसके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और यही क्या कहलाता है आपके पास एटॉमिक रेडियस कहलाता है। तो बेटा यहाँ पे आप एक और फैक्टर लिखोगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कौन से वाला फैक्टर है बेटा आपके पास, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आपके पास कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या आप अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस बोल सकते हो,
ऑन द आउटर मोस्ट शेल, वो डिक्रीज हुआ आपके पास, जैसे ही वो डिक्रीज हुआ आपके पास जो है वो एटम का साइज बड़ा हो जाएगा। अब एटम का साइज जैसे ही बेटा आपके पास बड़ा हुआ, इसका मतलब आपके पास जो है एटॉमिक रेडियस वो क्या हो जाएगा, साइज के बड़े होने की वजह से आपके पास एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज कर जाएगा। यही रीजन है कि हम बोलते हैं ग्रुप्स में आपके पास एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसको कुछ हम इस तरह से लिखते हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस आपके पास इंक्रीज होता है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा हम पीरियड्स की तरफ। तो पीरियड्स में भी बेटा हम इस तरह से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक पीरियड लेते हैं, इसमें आपके पास लिथियम 3 है, उसके बाद बेरिलियम आपके पास 4 है बेटा, और इसके बाद आपके पास बोरॉन 5 है। हमने जो है वो 3 एलिमेंट्स ले लिए एक पीरियड के। अब लिथियम का अगर आप लोग देखें तो लिथियम जो है एटॉमिक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2 है बेटा। उसके बाद बेटा अगर आप बेरिलियम की देखते हैं तो बेरिलियम की आती है आपके पास 1s2 और सॉरी यहाँ पे 2s1 है, 2s2 ये बेरिलियम के आगे। उसके बाद बेटा अगर आप बोरॉन की देखते हो तो वो आपके पास 1s2, 2s2 और 2p1 आती है। तो बेटा अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी, यहाँ पे 1 शेल सेकेंड शेल, 1 शेल सेकेंड शेल, फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल आ गया, मतलब 2 ही शेल आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे इसका साइज ये है और उससे छोटे वाले का साइज ये और उससे छोटे वाले का साइज ये हो गया। अब आप पूछेंगे कि मैम हमारे पास शेल तो 2 ही आ रहे थे लेकिन आपने साइज को डिक्रीज क्यों कर दिया? साइज को डिक्रीज करने की रीजन जो है बेटा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे भी क्या है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा बेटा। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो आपको नजर भी आ रहा है। पहले 3 है, फिर 4 है, फिर क्या हो गया 5 हो गया, एटॉमिक नंबर इंक्रीज। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर गया बेटा, लेकिन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। तो हमारे पास फिर साइज क्यों कम हो गया, क्वेश्चन ये आता है बेटा। इसकी रीजन ये है कि आपके पास यहाँ पे जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो 3 होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज 4 होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो कितना होता है 5 होता है। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि नजर भी आए, 5 होता है आपके पास साइज। इसको मजीद बड़ा कर लेते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर सकें। यहाँ पे आपके पास 4 होता है और इसको मजीद बड़ा कर लेते हैं ताकि इनके दरम्यान में फर्क करना आपके लिए आसान हो। तो बेटा यहाँ पे जो आपके पास 3 प्रोटॉन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3 प्रोटॉन का है, यहाँ पे 4 का है और यहाँ पे 5 का है। अब आप कहेंगे मैम आपने कैसे कह दिया कि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है? बेटा जितने किसी भी शेल का जितना भी किसी शेल में किसी शेल का या किसी एटम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा, जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर हमें शो करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही किसी एटम के क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस एटम के 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 ही प्रोटॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे इस तरह से डिनोट कर दिए, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन जो है हम इस तरह से लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन जो है हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब बेटा 3 आपके पास प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन की 2 शेल पे ग्रिप जो है वो क्या होगी, कम होगी, यानी 3 शेल जो है वो 2 को थोड़ा कम जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जबकि 4 जो है वो क्या करेंगे, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, और 5 वाले तो उससे भी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताती हूँ कि सपोज करें 3 स्टूडेंट्स ने पहले कितने स्टूडेंट्स को पकड़ा हुआ है, 2 को पकड़ा हुआ है। 3 स्टूडेंट की ग्रिप डेफिनेटली 2 पे क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन जब 4 स्टूडेंट आ जाएंगे तो मजीद ग्रिप 2 पे ज्यादा हो जाएगी। जब 5 आ जाएंगे तो वो उनकी ग्रिप और ज्यादा जो है वो वहां पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो उनको वहां से इजीली निकलने नहीं देंगे। सेम इसी तरह से जो है वो आपके पास न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस भी पूरा अपनी पावर को दिखाता है कि मैं पावर लूं। जब उसके ऊपर चार्ज बढ़ता है वो बाहर वाले शेल को अपनी तरफ क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने की वजह से शेल उसकी तरफ खींचे चले आते हैं, जिसकी वजह से बेटा साइज क्या हो जाता है, आपके पास साइज डिक्रीज हो जाता है। अब साइज आपके पास जैसे ही डिक्रीज हुआ, इसका मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस आपके पास क्या होना शुरू हो गया, डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो हम कहते हैं साइज डिक्रीज हुआ, और जैसे ही बेटा आपके पास साइज डिक्रीज होता है हम बोलते हैं कि एटॉमिक रेडियस भी क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज हो गया।
तो इन सिंपल वर्ड्स हम कहते हैं कि जब आप पीरियड्स में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपके पास एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आपके पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स। जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं हमारे पास एटॉमिक रेडियस जो है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब ये तो आपके पास जो है वो ग्रुप्स एंड पीरियड्स का ट्रेंड आ गया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अलग से ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बेटा बात की हुई है। हम उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जिन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। तो वो कहते हैं जो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कोई एक खास ट्रेंड नहीं पाया जाता। अब क्या होता है उनमें जब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, तो बेटा वो आपके पास ग्रुप नंबर फर्स्ट जो है वो पीरियड से लेके फोर्थ पीरियड तक वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे ही फोर्थ पीरियड से हम नेक्स्ट मूव करते हैं वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी आप 8th पीरियड तक जाते हो वो क्या होना शुरू होता है, डिक्रीज हो जाते हैं। बस यही यहाँ पे बताया हुआ है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं उसकी बताई हुई कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। बस आपने भी इतना याद रखना है कि आपके पास ग्रुप फर्स्ट से फोर्थ तक जब आप मूव करते हो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, तो आपके पास एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे ही आप फोर्थ से जो है वो नेक्स्ट नोबल गैसेस तक जाते हैं आपके पास दोबारा से क्या होता है, साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यही था बेटा आज का हमारा लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज, हैव अ वेरी नाइस डे।